नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक बुलाई थी और बैठक में बहुत सख्त निर्देश थे कि हर किसी को बैठक में पहुंचना है, चाहे वह सांसद हो और चाहे वह विधायक हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे घर में किसी की तबीयत खराब हो, हर कोई बैठक में शामिल हो। यह आदेश नीतीश कुमार का था और सभी विधायक सांसद बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद आखिर कौन सी रणनीति बननी थी कि इस बैठक में सभी को शामिल होना अनिवार्य था और मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया। लेकिन अब अंदर की जो खबर आई बैठक खत्म होने के बाद, वह खबर चौंकाने वाली है। सम्राट चौधरी सीएम के तौर पर मान्य है क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें चुना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मान्य है या नहीं है, यह बात की बात है, लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंद हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार की पसंद नहीं थी? क्या जेडीयू में कोई नेता नहीं था क्या जो नीतीश को पसंद है? तो यहां पर नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। वैसे भी तीर निशान है नीतीश कुमार की जेडीयू के, कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम भी बन जाए और नीतीश के इशारे पे भी चले। इस तरह से अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं, हालांकि कुछ ही दिन हुए, लेकिन नीतीश कुमार की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस राह पर कितने दिन चल पाएंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा अहम फैसला कि विधायक दल का नेता चुनने का पूरा पावर, सुपर पावर जो है, वह नीतीश कुमार को सौंप दिया गया कि नीतीश कुमार जिसे भी चाहे उसे विधायक दल का नेता बना सकते हैं। लेकिन नंबर 2 जो और भी महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार को यह भी पावर दिया गया कि नीतीश कुमार अगर चाहे कोई फैसला लेना गठबंधन को लेकर कि गठबंधन एनडीए के साथ रहना है या इंडिया गठबंधन के साथ जाना है, तो उसके लिए भी सुपर पावर नीतीश कुमार के पास होगा, जो हर किसी के लिए मान्य होगा। यहीं पे सारा पेच फंसता है। अब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया है। सम्राट चौधरी सीएम है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को छेड़ने की कोशिश की तो नीतीश कुमार खेल कर जाएंगे। यह पावर लेकर के एक खेल खेला है नीतीश कुमार ने। इंडिया गठबंधन से भी जब एनडीए में आना था तो नीतीश कुमार ने ऐसे ही किया था। सेम उसी राह पर फिर निकल पड़े। और इससे भी चौंकाने वाली खबर बैठक से निकली जो नंबर 3, वह कि नीतीश कुमार बिहार का दौरा करेंगे और निशांत कुमार मिल करके, यानी कि दिल्ली नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। दिल्ली जाना और न जाना भी नीतीश ही फैसला करेंगे। और नीतीश दिल्ली जाते, हालांकि वह मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं अब, और दिल्ली जाते हैं विशेष सत्र के, विधानसभा सत्र, राज्यसभा और लोकसभा का जब सत्र आएगा उस वक्त जाएंगे भी, तो सांसदों का पूरा नेतृत्व और मिलने जुलने का गठबंधन के लोगों से वह कार्य और फैसला नीतीश कुमार करेंगे। अब पेच फंस गया इन 3 फैसलों में। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार बन गए हैं और यह तीनों सुपर पावर के फैसले नीतीश कुमार ने अपने पास ले लिए, यानी कि पूरी पार्टी का सर्वे सर्वा अब पूरा पावर नीतीश कुमार के हाथ में चला गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष में। अब निशांत कुमार ने कहा था कि समझौता नहीं होगा, अब भी बात हो रही है कि समझौता नहीं होगा। तो क्या कोई खेल होगा? दांव तो बहुत बड़ा चल दिए हैं नीतीश कुमार। खेल होगा, किस अंदाज में होगा, यह वक्त बताएगा। इस पर सस्पेंस है। लेकिन अब ऐसे में सम्राट चौधरी को 24 तारीख को
24 अप्रैल को बहुमत साबित करना है। लेकिन अब आते हैं हम दिल्ली। जो दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किलों में और फंसते जा रहे हैं और अपने ही जाल में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा फंस रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और पश्चिम बंगाल चुनाव जब चुनौती बन गई है तो अभी झालमुड़ी की कहानी आई थी कि झालमुड़ी की दुकान खुलवा करके वहां फोटो खिंचाने के लिए 10 रुपया देने गए। सवाल यह उठता है कि जो पार्टी डिजिटल इंडिया की बात करती है उसका मुखिया प्रधानमंत्री 10 रुपये का नोट निकाल करके देता है और वह भी प्री प्लान सब कुछ सजाया गया था, दुकान चकाचक भरा था, इसके पहले कोई ग्राहक वहां कभी आया ही नहीं था। तो क्या यह स्पेशल दुकान खुलवाया गया था? मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन इसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। यह तो एक नौटंकी की बात है। अब नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो परिसीमन करना चाहते थे, डीलिमिटेशन बिल जो पारित कराना चाहते थे और महिला आरक्षण के पीछे छिप करके, वह अब बैकफुट पर आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं अभी तक के हालातों के अनुसार। चुनाव आयोग के इतनी धांधलियों के बावजूद, खुलेआम धांधली चोरी डकैती के बावजूद नरेंद्र मोदी हारते हुए नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी एक नई संकट का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से ट्रोल किए जा रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का जो महिला आरक्षण बिल का था उस पर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू कि वह महिला आरक्षण बिल था ही नहीं, वह बिल डीलिमिटेशन का था और महिला आरक्षण बिल 16 अप्रैल को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ और 2023 में पास हुआ था। तो महिला आरक्षण बिल कैसे रुक गया? महिला आरक्षण तो क्या नाम है कि पास हो चुका था और हर कोई उसका सपोर्ट किया था। तो ना तो विरोध कर पा रहे हैं और ना ही साथ दे पा रहे हैं। ऐसे में 18 सांसद जो चंद्रबाबू नायडू को हैं, उनको एक विलेन के तौर पर लोग देखना शुरू कर दिए कि चंद्रबाबू नायडू एक विलेन है जो 18 सांसद रख करके मोटी रकम केंद्र से धन उगाही कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश के अस्तित्व को दांव पर लगा रहे हैं मोदी के लिए। और ऐसे में जब ट्रोल होना शुरू होता है तो चुनाव की चिंताएं पार्टियों को सताने लगती है और नेताओं कि आने वाले वक्त में जो चुनाव आएगा वह चुनाव क्या जनता जिताएगी? सारे वोट तो चोरी नहीं कर पाएंगे। पिछले चुनाव में 17 लाख वोट चोरी करके सत्ता में आने का आरोप प्रकला प्रभाकर ने लगाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति मोदी पर भी आरोप लगता है। अब जब बढ़ती महंगाई हो रही, बेरोजगारी और जिस तरह महिलाओं के सम्मान के साथ खेला जा रहा है, सबसे ज्यादा भाजपा में ही महिलाओं के प्रति जो घृणा है वह नजर आती है। ऐसे में डीलिमिटेशन के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में घिर गए कि डीलिमिटेशन बिल पास हो जाता, चंद्रबाबू नायडू सरकार के साथ थे, तो फिर आंध्रा को बहुत क्षति पहुंच जाती है और साथ साथ पूरे साउथ। अब चंद्रबाबू नायडू न इधर के न उधर के, आगे कुआं पीछे खाई। अब चंद्रबाबू नायडू करे तो क्या? परिणाम यह हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अब 18 सांसदों के साथ कहीं न कहीं समर्थन वापसी के लिए सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर अगर चंद्रबाबू नायडू को राजनीति करना है तो वह वोटर को नाराज नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू 2029 से पहले इस्तीफा देकर के अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं और 2/3 बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें सीएम से ही उनकी आगाज कर दे। हालांकि इस वक्त मंत्री है, पूरी पार्टी का कमान चंद्रबाबू नायडू के बेटे ही संभालते हैं, नारा लोकेश नाम है।
अब ऐसे में मोदी के साथ रह करके जो एक छवि खराब हो रही है, चाहे महिला को लेकर के, चाहे बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे अन्य अन्य मसलों पर, वह चंद्रबाबू के नीति को दागदार बना रही है और फिर वह दागदार होना चुनाव में भारी पड़ जाएगा। इसलिए चंद्रबाबू नायडू विचार के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां और भी है कि चंद्रबाबू नायडू जो आईटी हब बनाना चाहते थे, वह आईटी हब अब उनका सपना बैठता और टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विदेशी मुल्क के लोग हमारे देश से पैसे निकाल रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है और हमारे देश अर्थव्यवस्था जो है नंबर 6 पर आकर के खड़ी हो गई, 4 नंबर से 6 नंबर पर आ गई, लगातार ढलान पर है और नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई प्लान नहीं है। तो जब चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि एनडीए गठबंधन का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए, तो नहीं सुनते हैं अमित शाह। और अब ऐसी नौबत आ गई कि चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 4.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आंध्र प्रदेश के ऊपर है और ऐसे में और भी बद से बदतर स्थिति, मोदी सरकार राम भरोसे देश को छोड़ती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को अगर आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करना है और अपने बेटे के राजनीतिक करियर को सही सलामत रखना है, तो उन्हें मोदी का साथ छोड़ने के लिए 18 सांसद के साथ मजबूरी बनती जा रही है। नीतीश कुमार पूरे पावर के साथ खड़े हो गए हैं, अब बिहार दौरा करेंगे और जब दिल्ली आएंगे तो मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से जरूर होगी, क्योंकि यह सारे कार्यों का पावर उन्होंने अपने साथ ले लिया। ऐसे में आने वाले दिन में नीतीश और नायडू मिलकर 30 सांसदों की ताकत नरेंद्र मोदी को दिखा सकते हैं, जबकि यह कहा जाए कि 85 एमएलए और 30 सांसदों की ताकत नीतीश और नायडू को और भी ताकतवर बना रही है और मोदी को बेचैन कर रही है। इस देश को 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कही गई, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात कही गई थी। महिला आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो रही है, भ्रम फैला रही है और मणिपुर में महिलाएं खून के आंसू रो रही हैं। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और हमारी सरकार, हमारा देश का प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहा है। प्रधानमंत्री महिला महिला कर रहे हैं और गुजरात से महिलाएं ट्रेन पकड़ने के लिए धक्का मुक्की खा रही है। बड़ी विडंबना है कि सरकार जाग कर रही है। जिन युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, करोड़ों लोगों के रोजगार लगातार जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा। फिर भी देश विश्व गुरु बन रहा है, हमारा प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना हुआ है। कौन सा डंका बज रहा है और कौन सी लंका लग रही है? लंका लग रही है यह देश को दिख रहा है, लेकिन डंका कौन सा बज रहा है यह मोदी को नहीं दिख रहा है। मोदी झालमुड़ी खाने में पश्चिम बंगाल में परेशान है। तो देखिए, एनडीए गठबंधन के अंदर अब ज्यादा दिन तक यह कुछ रहने वाला और बचने वाला लगता नहीं है। लगता है कि भगवान भरोसे देश को समर्पित कर दिया गया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की राय क्या है, सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।